हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बहुत सारा पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तकरीबन 10 पॉइंट्स है जो हम आपके पास लेके आए हैं, ठीक है। और हम एक एक करके बताते हैं। ये एक तरह का इंट्रोडक्टरी सेशन है और इसको मत समझना हल्के में मत लेना भाई कि कोई भी ऐसा जनरल पॉइंट्स है। नहीं भाई, ये तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है वो चुन चुन के लिखे और पूरा एक्सपीरियंस को इसके अंदर हम जॉट डाउन किए। इसको बनाने में हमको 3 दिन हमको सोचना पड़ा क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब देखो हम एक एक करके बताते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पेपर, ठीक है। अब जो है पेपर जो नीट का आ रहा है वो हम किसी तरीक़ा से भी आ सकता है, या तो वो टफ़ आ जाए, या तो मॉडरेट आ जाए, या तो वो इजी आ जाए। अगर हम लोग पिछला कुछ डेटास को एनालिसिस करते हैं तो देखो 12th का लेवल यहाँ था, ठीक है। बेसिक लेवल पे 12th का पूछा था। और नीट का जो पुराना लेवल था, ओल्ड नीट का जो लेवल था, वो बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर था, यहाँ पर लेवल था उसका। और जेई मेंस जो था वो नीट से भी थोड़ा सा ऊपर था, वो यहाँ पर उसका लेवल था। तभी तो इंसान बोलता था कि भाई जेई मेंस थोड़ा सा टफ़ होता है, टफ़ होता है। लेकिन जेई मेंस जो है थोड़ा सा नीट से टफ़ होता था। लेकिन अब जो नया नीट का पैटर्न है, जो अब हम लोग देखते हैं 2025 में और 2026 का री नीट में जो हम लोग को देखने में पैटर्न मिला, वो जेई मेन से भी काफ़ी ऊपर था, ठीक है। वो हल्का ऊपर नहीं था, इतना ऊपर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर था, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली एडवांस का जो लेवल था, ये जेई एडवांस का जो लेवल है उससे नीचे था। तो अब बात रहा, सर हम पुराना नीट के लेवल के हिसाब से प्रिपेयर करें कि हम नया नीट के लेवल के हिसाब से प्रिपेयर करें। तो मेरा जवाब ये है कि तुम इस सारे लेवल के रेंज को प्रिपेयर करो। चाहे वो 12th का भी दे दे तब भी आपको प्रिपेयर करना है। पुराना नीट का लेवल दे, जैसे 2026 का जो पहला शिफ्ट हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, वो वाला अगर लेवल भी दे तो आपको उसका भी प्रिपरेशन रखना है। जेई मेंस का दे, उसका भी प्रिपरेशन रखना है। न्यू नीट का दे, वो भी रखना है। और अगर एडवांस पे भी उन लोग उतर आए तो भी रेडी रहना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे से गलती हो गया, हम तो सिर्फ ओल्ड नीट का पुराना इजी लेवल हम प्रिपेयर किए थे, हम हार्ड लेवल प्रिपेयर ही नहीं कर पाए थे, वो सब बहाना नहीं चलेगा। आपके पास अगर टाइम मिला है तो आप सब चीज़ को प्रिपेयर कीजिएगा। तो मेरा कहना है कि आप ऑल टाइप्स ऑफ पेपर के लिए रेडी रहिए। कैसा पेपर दे दे, क्या दे दे, कोई पैटर्न पता नहीं है, इन लोग कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पर जो है एक और पॉइंट हम बता दें कि जो नीट है उसमें अब सिर्फ ऑनेस्ट और केपेबल बच्चा ही सिलेक्ट होता है। पहले भी होता था, लेकिन क्या था कि भाई कोई बच्चा ओल्ड नीट में क्या करता था, वन शॉट वगैरह देख के, छोटा मोटा शॉर्टकट्स लेके किसी भी तरीक़ा से स्कोर कर लेता था। लेकिन अब जो नीट का लेवल हो गया है, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली हाई हो चुका है, इतना ज़्यादा मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली रिच होना पड़ेगा बहुत, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स में, कि आप उस लेवल को टैकल कर सकें। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप केपेबल हैं, ठीक है, तभी आप सिलेक्ट होइएगा, वरना नहीं होइएगा आप। क्योंकि तुम देखोगे, तुम अगर हल्का फुल्का पढ़ाई की हो तब भी तुम्हारा 400 नंबर आ गया, 450 नंबर आ गया। लेकिन जब एक्चुअली में जो आपको कट ऑफ क्रैक करना है, कट ऑफ के ऊपर जाना है, तो आपको सच में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट मेहनत करना पड़ेगा। अब ये ऑनेस्ट मेहनत से मेरा मतलब क्या है कि तुम मान लो 10 घंटा पढ़ते हो, अब उसमें हो सकता है तुम 2 घंटा ओवर थिंकिंग कर लिए, तुम 2 घंटा बेकार का को क्या बोलते हैं मटेरियल ही खोजने में लगा दिए, इधर उधर चले गए। तो देखो, ऑनेस्ट आपको मेहनत करना है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको लगना चाहिए कि हाँ, हम अच्छा खासा पढ़ाई किए हैं, ठीक है। 8 से 10 घंटा या 6 से 8 घंटा, जितना भी हो वो आगे डिस्कस करते हैं। और आप केपेबल भी होने चाहिए। अब देखो, रियलिटी यही है, हम बाकी लोग की तरह नहीं बोलेंगे कि भाई सब बच्चा कर सकता है, ठीक है। देखो, बहुत सारा बच्चा जो होता है वो पढ़ाई में आगे होता है, और बहुत सारा बच्चा जो होता है वो दूसरे फील्ड्स में आगे होता है। स्पोर्ट्स में हो सकता है आगे हो, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब टाइप की चीज़ में आगे हो। और बहुत सारा बच्चा जो है, ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है या कुछ, मतलब वो उसका बेसिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है उतना पढ़ाई पे टाइम नहीं दिया है, इसीलिए वो हो सकता है वो चीज़ को नहीं समझ पाता है, ठीक है, ग्रैस्प नहीं कर पाता है। तो अगर आप केपेबल हैं, ठीक है, अब आप कैसे जानिएगा कि हम केपेबल हैं कि नहीं है। तो मतलब अगर देखो, बहुत सारा बच्चा को लगता है हम बेवकूफ़ है यार, हम तो मतलब उतना जानते नहीं है। तो देखो यार, तुम कभी अपना अपना 100% दिए हो अपना पढ़ाई को, 100% कभी भी दिए हो, तुम अपना पूरा पोटेंशियल जाने हो कि अगर हाँ, हम दिन में 10-10 घंटा करके पढ़ाई करते हैं, चलो 1 महीना भी पढ़ाई करते हैं, 1 मंथ भी पढ़ाई करते हैं, तो तुम ये देखो कि तुम्हारा कितना मार्क्स आता है, या तुम कितना पोर्शन ऑफ चैप्टर्स ख़त्म कर पाते हो, तुम्हारा कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट गेन होता है। तो बात है कि तुम नहीं जानते हो कि तुम केपेबल हो कि नहीं हो, ठीक है। तो अगर तुम अपना फुल देते हो, 100% देते हो, तो तुमको तो सबसे पहले ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, इफ़ यू आर केपेबल और नॉट। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि तुमको भी मतलब क्या बोलते हैं, एक पढ़ने वाला स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि हमें 1 दिन पहले पढ़ के पास हो जाए, तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है ये पॉइंट थोड़ा सा तुमको बुरा लगा हो, लेकिन ये ऑनेस्ट चीज़ है भाई, ठीक है ना। ऐसा होता तो भाई सब आदमी डॉक्टर बन जाता, ठीक है। तो खैर, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है टाइम कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट यानी कि टाइम की किल्लत।
हम लोग के पास 1 महीना नहीं है। हर साल क्या होता था, 1 मई से लेके दूसरे मई तक का मेरे पास टाइम रहता था। लेकिन अब 2 महीना क्या हुआ, 2 महीना तो नीट खा गया, रीनीट खा गया। तो अब हम लोग के पास सिर्फ 10 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। तो हम लोग को इस 10 मंथ्स में ही प्रिपेयर करना है। अब उसमें से भी जब वीडियो निकल रहा है तो शायद 10 महीना में से भी 5 दिन जा चुका है, और तुम जब देख रहे हो सकता है तो और ज़्यादा दिन जा चुका है। तो ध्यान रखना है तुमको इस चीज़ का कि टाइम ज़्यादा नहीं है। और प्रिपेयर कैसा करना है, प्रिपेयर ये हम लोग को सारा चीज़ करना है। अब देखो एक चीज़ बताते हैं कि इतना टाइम कम है हम लोग के पास, ठीक है। तुम बोलोगे 10 महीना है सर, 1 साल है, लेकिन जब तुम सही में पढ़ाई करने बैठोगे ना, तुमको पता चलेगा कि यार सिलेबस पहाड़ जितना लंबा है भाई, इतना पहाड़ जितना लंबा सिलेबस है। तो खैर तुमको क्या करना है, लेक्चर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। मान लो तुम 3 घंटा का लेक्चर्स देखे, 1 घंटा नोट्स बनाए, 1 घंटा रिवाइज किए, तुम 5-5 घंटा लेक्चर्स को दे रहे हो, ठीक है। दो, शुरू में अगर कॉन्सेप्चुअली रिच नहीं हो, उतना पता नहीं है, तो तुमको लेक्चर्स को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मत करना कि भाई पूरा 10 महीना तुम लेक्चर को ही लगा दिए, ऐसा मत करना। बहुत सारा बच्चा को देखे, मेरा एक फ्रेंड भी था, बहुत लेक्चर्स देखा, बहुत पढ़ाई किया, लेकिन उसका लेक्चर्स देखते देखते ही पूरा साल बीत गया और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं पाया, सॉल्व कर ही नहीं पाया। तो तुमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको सॉल्विंग पे भी फोकस करना है। इनफैक्ट सॉल्विंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू लेक्चर्स देखना। लेकिन लेक्चर्स भी मतलब आपको बेसिक लेवल पे तो इम्पॉर्टेंट है ही, बिकॉज आपको जब सीखिएगा ही नहीं तो आप सॉल्व क्या कीजिएगा। लेकिन अब खाली लेक्चर्स ही देख रहे हैं, हर चीज़ के लिए लेक्चर देख रहे हैं, तो ये आदत को थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंफर्ट जोन से निकलना है और आपको सॉल्विंग की तरफ जाना है। अब सर हम क्या सॉल्व करें, ठीक है। सबसे पहला तो तुम्हारे पास आता है कि तुम नीट का PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है। नीट का PYQ में हम बोलते हैं कि मेरा सजेशन रहेगा कि सन 2000 से लेकर 2026 के रीनीट तक का सारा PYQ आप सॉल्व कर लीजिए। और बात रहा JEE मेंस का, इनफैक्ट अगर 2000 से पहले का भी टाइम है ना तो कर लो भाई, जब से AIPMT या जो भी एग्जिस्टेंस में आया है तुम कर लो सॉल्व, क्योंकि टाइम तो है ना। तो नीट का PYQ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अक्सर देखा जाता है कि जो PYQ है उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन और फार्मूलाज जो होता है, क्वेश्चंस एंड फार्मूलाज जो होता है वो रिपीट कर जाता है, और आपको पैटर्न मिल जाता है, आपको मिल जाता है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आप नीट का PYQ सबसे पहले सॉल्व कीजिए ही कीजिए। तो इसीलिए तुम देखोगे कि मेरे मेंटरशिप का स्टूडेंट जो भी है, तो उसको हम इस बार नीट के PYQ पे ज़्यादा तवज्जो देने बोले हैं। अब आता है JEE मेंस का PYQ, ठीक है। JEE मेंस का PYQ इसलिए इंपॉर्टेंट बताता है कि JEE मेंस का जो लेवल है वो नीट से मतलब ओल्ड नीट और न्यू नीट के बीच में वैरी करता है। तो मतलब ज़्यादातर चांस है कि इस लेवल पे हम लोग को पेपर देगा, ना एडवांस का देगा ना 12th का देगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं देने का चांसेस है। तो JEE मेंस जो होता है वो ये भी कवर करता है, ये भी कवर करता है। तो JEE मेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको JEE मेंस का भी सॉल्व कर लेना चाहिए, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप कर सकते हो, और आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का एक्सपोजर मिल जाता है। क्योंकि JEE मेंस तुम देखोगे कितना ज़्यादा सेशंस होता है, उसका 2 सेशन होता है, एक जनवरी सेशन, एक अप्रैल सेशन, उसके अंदर इतना सारा शिफ्ट्स होता है, तो आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का क्वांटिटी यहाँ पर मिल जाता है सॉल्व करने के लिए। अब आया JEE एडवांस। तो JEE एडवांस में भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि पूरा JEE मेंस एडवांस बैठ कर सॉल्व करें, 2-2 घंटे एक क्वेश्चन पे लगाएं, तो वैसा ज़रूरत नहीं है, हम लोग टाइम वेस्ट क्यों ही करेंगे। तो यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा JEE एडवांस का, ठीक है। हो सकता है हम बाद में मार्क करके दे दें, या फिर आप कहीं और से देख ले कि क्या ज़रूरी है। पहले तो ये करो, फिर ये करो, फिर इसके ऊपर नौबत आएगा, ठीक है। और ये क्लास क्वेश्चन जो है ये आपको करना ही करना है, ठीक है। इसको हमको शायद थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्लास क्वेश्चन जो आप लेक्चर में देखते हैं, तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, बिकॉज वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। जब वो तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया है तो तुमको वो चीज़ आना चाहिए, तुमको याद होना चाहिए कि हाँ ये वाला जो क्लास में क्वेश्चन हुआ था ये कैसे हुआ था, ठीक है। अब ये सारा चीज़ हो गया, तो अब कुछ एक्स्ट्रा करा देंगे हम, ठीक है। पहले तो ये करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को टाइम मिला तो हम ये करा देंगे, हम तुमको बता देंगे हो सकता है एक्स्ट्रा कहाँ पर करना है। ये मार्क किया हुआ है इसलिए क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए अलग होता है। हो सकता है हम तुमको मॉड्यूल करने दे दें, हो सकता है हम कोई टेस्ट सीरीज़ करने दे दें, हो सकता है हम तुमको कोई टॉपर बैच का जो मटेरियल्स होता है उसको प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो तुमको ये एक्स्ट्रा जो है इसके बारे में बाद में फ़िक्र करना है। पहले तो तुमको फिक्र करना है कि भाई जो एग्ज़ाम में आया है पहले उसको तो कंप्लीट कर ले। क्लास क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है यार, ठीक है। ये एक बोनस पॉइंट तुमको बता रहे हैं, मतलब स्टार दे के बता रहे हैं कि क्लास क्वेश्चंस को आपको करना है। तो टीचर जो इसको कराता है वो करना है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर है। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है, नो दुनियादारी। अब ये नो दुनियादारी का मतलब क्या होता है, क्योंकि
आप जब नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप एक तरीक़े से वॉर में हैं, आप वॉर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो एक दिन वॉर आएगा जब आपका मई में एग्ज़ाम होगा, होपफुली मई में हो भाई, कैंसिल वैंसिल करके जून जुलाई में ना दे दे। तो मई का जो 3 घंटा होगा, 3 घंटा 15 मिनट या जो भी, तो वो एक किस्म का आपके लिए एक वॉर है, ठीक है। अब आपको वॉर में जाना है तो आपको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में या जो प्रैक्टिस का जो ट्रेनिंग कैंप होता है उसमें जाना पड़ेगा। उसमें कुछ भी अलाउड नहीं होता है, कोई भी तरीके का दुनियादारी आप नहीं निभा सकते हैं। फंक्शंस मत जाओ, ठीक है। फंक्शंस हो रहा है, बर्थडे पार्टी हो रहा है, क्या क्या पार्टीज़ हो रहा है, वो सब में मत जाओ, ठीक है। कोशिश करो अवॉइड करने का। अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, जल्दी से गए, जल्दी से आ गए। फेस्टिवल्स को भी ज़्यादा मतलब ये मत देना कि भाई पूरा पूरा 3 दिन 4 दिन फेस्टिवल में लगा दिया, 1 दिन पूरा लगा दिया, ठीक है। जितना देर के लिए दिन का इतना टाइम है, इतना देर के लिए फेस्टिवल मनाना है, ठीक है। फैमिली के साथ जाओ, काम करो, शाम होते होते अपना किताब लेके बैठ जाना, क्योंकि फेस्टिवल तो आता रहेगा, ठीक है, बार बार आता रहेगा, लेकिन एक बार मोमेंटम ब्रेक होता है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत देता ही है। इनफैक्ट अगर आपका 2 दिन का भी मोमेंटम ब्रेक हुआ ना, अगर 1 दिन भी आप थोड़ा सा कम पढ़ाई कर लिए, या 2 दिन पढ़ाई ही नहीं किए, या 2 दिन भी कम पढ़ाई किए, तो 1 से 2 दिन के अंदर आपका मोमेंटम अच्छा खासा बिगड़ जाता है और आपको पढ़ाई करने में वैसा दिल नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। तो फेस्टिवल ये सब अवॉइड करिए, फंक्शन अवॉइड कीजिए। फ्रेंड्स को बोल दीजिए भाई अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो यार हमको 1 साल का हमको ये नौबत दो भाई, हमको गनीमत दो कि भाई हम उसके बाद आके तुमसे पढ़ाई करेंगे। अभी हमको 1 साल का पूरा मोहलत दो भाई, ठीक है। बर्थडे पार्टीज़ को आप अवॉइड कीजिए, ये सब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब करना बुरी बात है, करना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग के पास वैसा सिचुएशन नहीं है। हम लोग को कुछ सैक्रिफाइस करना, हम लोग को दुनियादारी को कहना है नो, ऐसे करना है, ठीक है, नो कह देना। तो बात यह है कि सैक्रिफाइस करना है आपको। और अगर आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आप थकावट नहीं महसूस करते, तुम 8 से 10 घंटा पढ़ के देखो ना, तुम अगर प्रॉपर अपना दिमाग लगा के, ऐसा नहीं कि डे ड्रीमिंग वाला 8 से 10 घंटा, अगर तुम सच में अपना दिमाग लगा के 8 से 10 घंटा पढ़ते हो ना, तो तुमको एट द एंड ऑफ द डे टायर्डनेस फील होगा ही होगा। अगर टायर्डनेस फील नहीं होता, अगर आपको नो टायर्डनेस होता है, तो यानी दिस इज़ नॉट योर बेस्ट, यानी आप अपना बेस्ट नहीं दिए उस दिन का। और सच बता रहे हैं, अगर 7 दिन होता है वीक में, तो आपको 5 से 6 दिन अपना अपना मतलब आपको थकावट होना चाहिए, आपको अपना बेस्ट देना होगा 5 से 6 दिन। नहीं तो वही होगा, लास्ट में आके एकदम पैनिक होगा, ठीक है। वो भी आगे डिस्कस करने वाले, मतलब हम एक तरीक़े से सारा चीज़ इसके अंदर डिस्कस कर देंगे। तुमको बाद में रियलाइज़ होगा कि भाई भैया बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, ठीक है। और ये जो पेपर होता है ना, एग्ज़ाम का पेपर, ये एक तरीके से तुम्हारे पूरे लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन होता है। तुम अगर जितने अटेंटिव हो, मान लो कि हो सकता है ना लाइफ में आप भूल जाते हैं, आपको फॉरगेटफुलनेस का आदत है, हो सकता है आपको अटेंशन स्पैन का कमी है, हो सकता है आपको हर थोड़ा देर पे आपको हो सकता है कि आप अटेंशन नहीं दे पाते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो ये सारा चीज़ हो सकता है आप कुछ सिली मिस्टेक गलती से कर दिए होते हैं, होता है ना भाई कि आदमी गलती से कुछ सिली मिस्टेक कर दिया, तो वो सब आपके पेपर में झलक जाता है, ये पॉइंट याद रखना। तो ये जो नीट का पेपर है, 1 साल आप प्रिपेयर करते हैं, तो ये सिर्फ आपको एकेडमिकली प्रिपेयर नहीं करना है, ये आपको अपना लाइफस्टाइल को भी सुधारना है। आप सुबह उठिए, अपना मतलब एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, नहीं, आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके वो पेपर में झलकेगा और तभी आप MBBS भी सर्वाइव कर पाइएगा। MBBS सर्वाइव कीजिएगा तभी आप अपना डॉक्टर लाइफ भी सर्वाइव कर पाइएगा। तो ये एक तरीके का पूरा हायरार्की बना हुआ है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा। तुम ये नहीं सोच सकते हो कि एक बार नीट हो जाए उसके बाद हम अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा कर लेंगे, नहीं। दिस इज़ योर फर्स्ट डे, आपको बता रहे हैं अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, अपना मेंटालिटी सुधारिए, अपना जो आप दिन जैसे बिताते हैं उसको भी सुधारना पड़ेगा। आप दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं आपको वो भी सुधारना पड़ेगा। एक एक चीज़ आपका लाइफस्टाइल का जो होता है, आपका माइंडसेट होता है, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, बहुत ज़्यादा एंगर है, तो ये सब भी अनफॉर्चुनेटली पेपर, या फिर फॉर्चुनेटली भी कह लो, पेपर में रिफ्लेक्ट कर जाता है। आप इनफैक्ट आपका हैंड राइटिंग, अगर आप सही से पेन नहीं पकड़ते हैं, हैंड राइटिंग 3 आप ऐसे लिख दिए, एग्ज़ाम के बाद देखे तो ये पता चला 4 लिखा हुआ है, तो मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको सब चीज़ को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात है, चलो आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, ठीक है। ओन योर मटेरियल्स, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओन योर मटेरियल्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास अपना मटेरियल्स होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है? क्वेश्चंस एंड देयर सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन मिलता है, आप एक रफ कॉपी लेते हैं, यहाँ सॉल्व किया, यहाँ रैंडमली सॉल्व किया, फिर पेज फाड़ के फेंक दिया, इधर उधर सॉल्व किया। तो यार तुम 2 दिन बाद या फिर चलो 2 महीना बाद तुम देखोगे कि यही क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही नहीं है।
तुम रैंडम इधर उधर सॉल्व करिए, ठीक है, टेस्ट में इधर उधर सॉल्व किया पता चलता है, लेकिन एटलीस्ट जो तुम अपना मतलब कॉन्सेप्चुअली जब तुम सीख रहे हो चैप्टर को, तब जो तुम शुरू का जो 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करते हो सीखने के लिए, जो क्लास में दिया जाता है या इनफैक्ट जो PYQs होता है, तो उसका सल्यूशन आपके पास कहाँ है? उसके बाद उसका सल्यूशन आपके पास किधर है? आप नहीं लिखते हैं उसका सल्यूशन। तो मेरा कहना है कि आप एक बुकलेट बनाइए, ठीक है, और उसके अंदर एटलीस्ट 100 से 150 क्वेश्चन प्रॉपर, जैसे स्कूल में सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन आंसर्स, इनफैक्ट मैथ में भी बच्चा लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्व करता था, एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व किया, उसका 1 का पार्ट 1 ये रहा, 2 का पार्ट 1 ये रहा, तो करके पूरा सॉल्व करता था। नीट में बच्चा वो नहीं करता है, नीट में खाली ऑप्शन लिखता है 1 का ए 2 का बी, अब ये क्या, किसको पता चलेगा 2 महीना 1 क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन नंबर ए क्या था? नहीं, आप ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन मत लिखिए, आप पूरा आंसर मत लिखिए, बट एटलीस्ट उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो लिखिए, हो सकेगा क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो लिखिए, आप मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन और उसका बुकलेट और उसका सोल्यूशन होना चाहिए, उस बुक का बुकलेट होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर PYQ बना रहे हैं, या फिर आप अगर क्या बोलते हैं, जो पहला 100 से 150 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसका आंसर और मेथड और तरीका और कॉन्सेप्ट सब कुछ रट ही लीजिए भाई। एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि तुमको आता है कि नहीं आता है कॉन्सेप्ट, तुमसे याद करवाएगा, तुमको पूछेगा ठीक है आता है तो लिखो, जब तुमको याद नहीं रहेगा तुम लिखोगे क्या? तुमको मेमोराइज़ भी करना पड़ेगा। और अगर तुम अभी मेहनत करके मेमोराइज़ करोगे ना, तो एग्ज़ाम के टाइम में क्या होगा, तुमको कम मेहनत ले, तुमको याद होगा। तुमको मतलब कोई मतलब होता है ना साइन का वैल्यू या फिर कोई चीज़ याद करना बेसिक सा, बच्चा लोग निकालने लगता है, बहुत सारा वैल्यू कैलकुलेट करता है, बुरा नहीं है, आप भूल जाइएगा तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप याद करके चलते हैं तो आप समझ रहे हैं आपको कितना ज़्यादा वहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप मेमोराइज़ करने का कोशिश कीजिए। सॉल्व PYQ 3 टाइम्स। PYQ एक तरीक़ा से पेपर लीक है। PYQ जो है आपका पेपर लीक ही होता है, उसके अंदर आपको एक फार्मूला दिया जाता है। तुम नीट का 2026 का जो पहला सेशन हुआ था उसका तुम पेपर उठा के देखना, तुमको पता चलेगा कि भाई सब कुछ PYQ से पूछ दिया था, बहुत कुछ PYQ से पूछा था, फार्मूलाज भी PYQ से पूछा था। इनफैक्ट जो बायो का एक क्वेश्चन था उसके अंदर वो जो होता है ना K-N-K वाला जो क्वेश्चन था, लॉग का जो ग्राफ होता है, वो 2025 का नीट से ही पूछ दिया था। मतलब तुम सोचो 2025 में आया क्वेश्चन, 2026 ही में पूछ दिया। मतलब जो बच्चा 25 में ड्रॉप लेके बैठा होगा, पेपर का एनालिसिस कर ही लिया होगा या उसका सही होगा, वो 26 में वो क्वेश्चन बना दिया होगा। तो यार PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये वाला चीज़ देखो कितना शॉकिंग है। एटलीस्ट एग्जामिनर को ये तो सोचना चाहिए था कि भाई लास्ट ईयर पूछे तो इस बार ना पूछ दे। तो खैर अच्छी बात है, पूछ दिया, हम लोग का आसानी हो गया। तो सॉल्व पेपर 3 टाइम्स, आपको 3 बार सॉल्व करना है, और अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मेमोराइज भी हो जाता है। तो ये पॉइंट हम तुमको समझा दिए। अब यहाँ के लिखा है हैव योर ओन नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। नोट्स जो अपना बनाओ, अच्छा हैंड राइटिंग में बनाओ। हम ये नहीं बोल रहे हैं एकदम एस्थेटिक बनाओ, एकदम अलग अलग कलर के पेन से। अच्छा हैंड राइटिंग मतलब रीडेबल हैंड राइटिंग होना चाहिए आपका, रीडेबल हैंड राइटिंग होना चाहिए। तो आपके पास पता हो कि हम जब टेस्ट दें, मेरे पास ज़्यादा टाइम रहेगा तो हम नोट्स रिवाइज़ करेंगे, और अगर हम टेस्ट दे रहे हैं मेरे पास कम टाइम है रिवीजन के लिए, तो हम शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब आप अप्रैल मार्च में रहेंगे, चलो जनवरी इंक्लूड करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में रहेंगे, तो आपको पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा 80-80 पेज का नोट्स रिवाइज़ करें। आपके पास एक होना चाहिए शॉर्ट नोट्स कि हम क्या रिवाइज़ करके जाएंगे। अब तुम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या कोई फिजिक्स का चैप्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो रोटेशन मोशन का तुम्हारे पास टेस्ट होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन का टेस्ट होता है। तो तुम बार बार नोट्स लेके थोड़ी ना बैठोगे इसके अंदर, तुम शॉर्ट नोट्स बैठोगे, तुम फटाक से रिवाइज़ करोगे और तुम दे दोगे। अगर 10 बार आ गया ये चैप्टर एग्जाम में, 10 टेस्ट दिया, 10 में मेरा रोटेशनल मोशन आया, तो हम 10 बार नोट्स थोड़ी पढ़ेंगे, हम तो शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे भाई। टाइम ज़्यादा रहेगा तो नोट्स पढ़ेंगे इनिशियली, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे इससे, फिर शॉर्ट नोट्स में जाएंगे। तो ये तुमको समझ में आएगा कि आपके पास अपना मटेरियल होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ाई कीजिएगा और आप कहाँ से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपटीशन। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है इसमें इनफैक्ट तुम कोटा में देखो, कोटा में अकेला 1 लाख से ज़्यादा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। जेई मेंस का जेई वगैरह सबको मिला के तो ज़्यादा ही हो जाता है, 2 से 3 लाख हो जाता होगा। लेकिन चलो सेफ साइड लेने पे हम मानते हैं कि चलो नीट का प्रिपरेशन 1 लाख बच्चा अगर कर रहा है कोटा में ही सिर्फ, और कोटा का माहौल अच्छा होता है वहाँ पर, मतलब जनरली स्पीकिंग बच्चा लोग पढ़ाई के माहौल में पढ़ाई करता है, दोस्त को देखा देखी में भी पढ़ाई करता है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है। लाइब्रेरी में इतना सारा बच्चा, ऑल ओवर इंडिया इतना सारा बच्चा लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, लाइब्रेरी में 12-12 घंटा 14-14 घंटा बैठा हुआ है वहाँ पर, वो लगातार वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा है।
इतना सारा अलग अलग कोचिंग्स ऑल ओवर इंडिया वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, इतना सारा टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ है बच्चा, वहाँ पढ़ाई कर रहा है। इनफैक्ट एक बड़ा कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ में तो 1-1 लाख बच्चा बैठ जाता है टेस्ट में। तुम समझ रहे हो, बच्चा लोग इतना बच्चा है जो टेस्ट दे रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सीरियस है पढ़ाई को लेकर, वो टेस्ट आता है देने के लिए, ठीक है। भले ही थोड़ा हो सकता है कम नंबर आए, लेकिन एटलीस्ट वो 300 नंबर 400 नंबर भी ला रहा है, तो वो सॉल्व करके ही ना ला रहा है, वो कुछ सीख तो रहा है। तो मतलब देखो कंपटीशन हाई है इतना सारा, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। अब एक हम लोग के पास ये ऑरेंज बॉक्स में हम जो लिखे हुए हैं ऑरेंज कलर का पॉइंट्स में, चीटिंग। अब कंपटीशन इतना हाई है, इसके अंदर चोरी वाला बच्चा भी घुस सकता है, ठीक है। अब हो सकता है दुआ करो नहीं घुसे, लेकिन अगर आ भी गया, चीटिंग करके सीट ले भी गया, सीट कम कर दिया हम लोग के लिए, तो एक तरीके से हम लोग का कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि कंपटीशन बहुत हाई है, कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे का इन लोग जान ले लेगा भाई कंपटीशन लेने के लिए, तो मतलब ये सीट लेने के लिए, ठीक है ना। एकदम मतलब बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है। दे स्टडी एवरी वेकिंग आवर। दिन में 14 घंटा जागता है ना, तो 14 घंटा पढ़ाई करता है। 20 घंटा जागता है ना, तो 20 घंटा पढ़ाई करता है। मतलब ठीक है, खाना वाना खाता है, खाना वाना खाते टाइम भी इन लोग किताब देखता रहता है। इन लोग फ्रेश होने जाता है तो वहाँ पर भी किताब देखता रहता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखो कि देयर आर स्टूडेंट्स हु स्टडी एवरी वेकिंग आवर। हर दिन, हर घंटा, हर वक्त पढ़ाई करता रहता है। कंपटीशन बहुत हाई है भाई, तुमको निकालना है ना तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 पॉइंट्स। छठा पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट है कीप योर एस्पिरेशंस हाई। क्योंकि तुम अगर 600 का एम करोगे तो तुम लैंड कहाँ करोगे, तुम लैंड करोगे 500 पे। तो इसीलिए तुमको एम रखना है अपना ज़्यादा। हम तो बोलेंगे अपना जो टारगेट है ना, वो तुम बेस्ट जीएमसी का। बेस्ट जीएमसी क्या, तुम इनफैक्ट एम्स का टारगेट रख लो, ठीक है। एम्स का टारगेट रखोगे, 720 का टारगेट रखोगे, तब जाके किसी तरीके से कट ऑफ क्रैक होगा, नहीं तो वो भी नहीं होने वाला। कट ऑफ का टारगेट रखोगे ना तो गिर के 300 350 पे आ जाओगे, 400 पे आ जाओगे। लास्ट में पैनिक होगा, बाद में सोचते रहो कि भाई चलो एक और ड्रॉप ले लेते हैं। तो ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप पे ड्रॉप नहीं लेते जाना आपको। टारगेट हाई रखिए, और इतना टारगेट हाई रखिए कि वहाँ से गिरे तब भी हम कट ऑफ पे तो लैंड करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीक़े से आप इस चीज़ को लीजिए। और देखो एक चीज़ इसमें ये बता दें, पेपर अगर हार्ड आता है ना तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि मान लो अगर 20-25 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन देता है और आपका हर चैप्टर वीक है, टफ क्वेश्चन है, याद रखना हार्ड पेपर में टफ क्वेश्चन है, 25 चैप्टर से दिया है, और आपका हर चैप्टर अगर वीक है तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा। यानी अगर इसमें से आपका 15 चैप्टर भी अगर स्ट्रांग हुआ ना, तो आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्लस आपका 1-2 उधर से सही हो जाएगा, तो आपका कट ऑफ क्रैक हो सकता है। तो आपका अगर टफ पेपर आया तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना आपको ज़्यादा काम आएगा। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि बच्चा जो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाकू होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो ये सब पेपर में ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, ठीक है। और ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग भी लगता है, क्योंकि आपको चैप्टर सीखना तो पड़ेगा ही। और अगर पेपर इजी आता है तो आपको कॉन्सेप्चुअली उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा देखोगे ना यार कि थोड़ा मोड़ा मतलब सिंपल सा फार्मूला लगा के भी क्वेश्चन बन जाता है अगर इजी पेपर आता है तो, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देता है, रेशियो बेस्ड देता है, बहुत सारे यूनिट्स एंड डायमेंशन से बन जाता है। तो अगर इजी पेपर आता है तो आपको अपना एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, आपको अपना एक्यूरेसी जो है वो हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप गलती का कोई चांस नहीं है, देयर इज़ नो गुंजाइश ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। आप अगर एक मिस्टेक करते हैं ना, आप एक मिस्टेक किया, आपका 5 नंबर गया, आप ना जाने कितना 1000 रैंक आप नीचे गिर जाएंगे। आप 5 से 6000 रैंक नीचे गिर सकते हैं, आप 4 से 5000 रैंक नीचे गिर सकते हैं, आप हो सकता है 10-10 हज़ार आप रैंक पीछे गिर जाए, ठीक है। तो उससे ज़्यादा भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिस्टेक्स अपना कम करना है, आपको हाई एक्यूरेसी रखना है और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग भी होना है, अगर आपको सारा तरीका का पेपर को टैकल करना है, ठीक है। तो अपना एस्पिरेशंस हाई रखो। ऐसा नहीं है कि इस साल हम इसका प्रिपेयर किया, अगले साल इसका करेंगे, फिर दोनों देंगे, नहीं भाई। इस बार लास्ट अटैम्प्ट देना है तो सारा का सारा जो है मतलब तुम रेडी रखना, ठीक है ना, कोई चीज़ का बहाना नहीं चलेगा। अब आते हैं 7वां नंबर पॉइंट पे। ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है जो सबके साथ होता है, ठीक है। जनवरी अटैक क्या होता है, ठीक है। जब जनवरी का महीना हिट करेगा तब आपके पास रियलाइज़ होगा कि आपके पास सिर्फ जनवरी बचा है, फरवरी बचा है, मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, आपके पास सिर्फ 4 महीना बचा हुआ है। सबसे पहले तो आपको रिग्रेट हिट करेगा,
कि हम इतना साल जो था मेरा मई से लेकर दिसंबर तक का, हम इसमें किए क्या, हम टाइम क्यों वेस्ट किए, हम अपना बेस्ट क्यों नहीं दिए, काश हम अपना बेस्ट देते, हम इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिए यार। अब हम कैसे 4 महीना में करें सर, वन शॉट देख ले, क्या करें नहीं समझ में आ पाता है। रिग्रेट होता है, आदमी अफसोस करता है यार शिट, लगता है 1 साल और ड्रॉप लेना पड़ेगा। पैनिक अटैक्स आता है, ओवर थिंकिंग होता है, कम मार्क्स आता है ना तो और ओवर थिंकिंग होता है और पढ़ाई छूट जाता है। ठीक है, पढ़ाई छूट जाता है, नंबर आप कम पढ़ने लगते हैं, आप अगला ड्रॉप का क्या बोलते हैं सोचने लगते हैं, आपका स्कोर कम आएगा, आपको टेंशन होगा, आप और कम पढ़िएगा, फिर और कम पढ़िएगा, और कम स्कोर आएगा, फिर और ये आएगा। तो करते करते तुम समझ रहे हो, एक तरह का लूप होल बन जाता है एंड अल्टीमेटली आप गिव अप कर देते हैं, या तो नेक्स्ट ड्रॉप के लिए, या तो आप इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं। और ये जो फेज़ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। और ये कब आएगा, ये आपका दिसंबर जनवरी में आता है, फरवरी ये सब में आता है। तो ये अटैक से आपको बचना है। आप अगर अपना अभी अच्छा कीजिएगा तो आपका कल बहुत अच्छा होगा। आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि नहीं, हम अगर आपका 60% या 50% ऑफ द सिलेबस भी हो गया ना, तो आप यहाँ पर आराम से बाकी कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ से आपको बचना है, जनवरी अटैक से बचना है। 8वां नंबर पॉइंट है भैया एंड दीदीज़। सॉरी, भैया दीदीज़ वाला पॉइंट क्या है। देखो, भैया दीदी जो होता है ना, वो जनरल एडवाइसेस देता है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, एक जनरल एडवाइस हमेशा से हम लोग सुनते आते हैं, क्या कि भाई जो हो गया उसको छोड़ो, जो आगे आ रहा है उसको करो। ठीक है, ये एडवाइस जनरल एडवाइस है। अब ये स्टूडेंट जो है एडवाइस एक MBBS कॉलेज का बच्चा जो है, मतलब स्टूडेंट जो है, वो एक मेरी स्टूडेंट को दे दिया। ठीक है, अब वो मेरी स्टूडेंट बोली कि नहीं, वो तो MBBS कर रहे हैं, वो सर अच्छे हैं, मतलब वो उनका कोई कज़न था इसलिए उनको ज़्यादा तवज्जो दी, बेसिकली ये रीज़न था। तो क्या हुआ, वो बच्ची को 1D नहीं आता था, वो बच्ची को 2D नहीं आता, 2 डायमेंशन नहीं आता था। अब वो बच्ची NLM चल रहा था क्लास में, NLM करने लगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करने लगी। तुम सच बताओ, जिसको 1D नहीं आता, जिसको 2D नहीं आता, वो NLM का क्वेश्चन कभी सॉल्व कर पाएगा। लेकिन ये जो जनरल एडवाइस था कि भाई जो हो गया उसको छोड़ो, आगे का देखो, नहीं तो बैकलॉग बढ़ता जाएगा, ये एडवाइस तो सही था। लेकिन उसके केस में वो जो पर्सनल एडवाइस देना था वो सही नहीं था। तो हो सकता है भैया दीदी आपको ऑनलाइन बहुत सारा मिले, अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं एडवाइसेस दे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए सही हो। वो हो सकता है बच्चा जनरल एडवाइस दे रहा हो, तो आपके लिए जो काम आएगा वो एक पर्सनल एडवाइसेस काम आएगा। ठीक है ना। तो मेरा जितना भी स्टूडेंट है मेरे मेंटरशिप में पढ़ता है, तो उसको हम एक उसके अकॉर्डिंग, उसका माइंडसेट के अकॉर्डिंग, हमको पता है ये बच्चा कैसा है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको एडवाइस देते हैं। तो आपको ज़्यादा भैया दीदीज़ के बच्चे मतलब लफड़े में नहीं पड़ना, ठीक है ना। वो लोग अपना पैसा कमाएगा, वो लोग अपना व्यूज़ बटोरेगा, उन लोग का चल जाएगा, लेकिन आपका साल वेस्ट हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। एक खाना को 10 आदमी अपना दिमाग लगा के करेगा ना, तो पूरा खाना ही कचड़ा बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, इमोशनल होके मत सुनना कि वो भैया मेरा बहुत केयर करते हैं, वो मेरी दीदी मेरा बहुत केयर करती है। तो आपको अपना सिलेक्शन, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, अपने आप को मतलब अच्छे से पढ़ना है, सुधारना है, सब कुछ करना है। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 9 बहुत अच्छा है, ओवर स्मार्ट एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, बहुत बच्चा जो होता है ओवर स्मार्ट होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, खासकर जो फ्रेशर्स होता है। ठीक है, जो फ्रेशर्स होता है, जो 11th से जस्ट उठ के आया होता है, 12th से उठ के आया होता है, पहला ड्रॉप होता है, वो लोग के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है भाई, जाएगा कहाँ, एम्स। कौन सा एम्स, दिल्ली वाला एम्स। तो खैर हम बताते हैं कि अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप उस कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा कम कीजिए। और अगर आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ठीक है, और ये जो अंडर ओवर कॉन्फिडेंस वाला टर्म हो गया या अंडर कॉन्फिडेंस वाला टर्म हो गया, इसको आप कॉन्फिडेंस में बदलिए। कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस, तो क्या कह रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट अंडर कॉन्फिडेंट एंड मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना आपको और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होता। कॉन्फिडेंट एक प्रॉपर मेंटेन रख के चलो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि एक्सपीरियंस जो होता है वो नॉलेज या फिर इंटेलिजेंस से ज़्यादा काम आता है। आपके पास हो सकता है बहुत नॉलेज है, ठीक है, आपको हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप उसको टैकल कर नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि भाई हमको इस नॉलेज का क्या करना है, हमको इस इंटेलिजेंस से कैसे डील करना है। तो आपको सिलेक्शन के लिए एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, और कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो उससे आप सीखिए और उससे समझिए और आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो भाई तुम मेरे से पूछ लेना, कमेंट्स वगैरह में जो भी पूछना है हम बता देंगे। तो अपना कॉन्फिडेंस को कम करो यार, ठीक है ना। तुम सोचते हो ना हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं होता यार। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रॉप्स। ठीक है, वही बच्चा जो
अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है ना, वही जाके 4-5 टॉप में ना अपने आप को हम्बल करता है और तब जाके क्रैक करता है, और बहुत कोई तो अफसोस क्रैक ही नहीं कर पाता है। तो क्या है कि फ्रेशर जो है लेसन्स लेता है और ड्रॉपर बनता है, ठीक है। लेसन्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सीखिएगा, ड्रॉपर बनने का जो ये होता है ना एक फेज़, उसमें बहुत कुछ लेसन लीजिएगा, आप सीखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि होता है। दूसरी बात है कि बी अ स्टूडेंट नॉट अ टीचर मेंटर, ठीक है। अब एक स्टूडेंट की तरह रहिए ना। अब ठीक है, जो इतना बड़ा बड़ा जो प्लेयर्स होता है फुटबॉल में, जो प्लेयर्स होता है, वैसा थोड़ी ना है कि उन लोग को आता नहीं है या वो लोग बेवकूफ़ है। वो लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अपना टीचर का, अपना कोच का, अपना मेंटर का बात सुनता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम जो भी बताएं या फिर जो टीचर आपको जो भी बताए, आप सुनिए, समझिए, एक तरीके के माहौल में पढ़िए, एक तरह का गाइडेंस में पढ़िए, तो आपका हो जाएगा। क्योंकि अपना मनमानी चलाने से ना नहीं होता है सिलेक्शन। तुम सोचे कि हम ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, कभी इधर जम किया, कभी उधर जम किया, नहीं भाई। एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलो और अपना मेंटर या टीचर का बात मानो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 9। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट अच्छा है काफ़ी, इसका है, पॉइंट का नाम क्या है, एड्रेनलिन मैनिपुलेशन। तो देखो क्या होता है, हम लोग का जो पढ़ाई का जो मोमेंटम होता है ना, स्टडी का मोमेंटम, यहाँ लिखे हुए डेल्टा पी मोमेंटम होता है। तो स्टडी का जो मोमेंटम होता है वो टाइम से कैसे वैरी करता है बताते हैं। शुरू में तुम प्रिपरेशन स्टार्ट किए, तुम्हारा प्रिपरेशन में जो कॉन्फिडेंस है, जो मोमेंटम है, बहुत हाई है, तुम एकदम अच्छे से लेक्चर देखोगे, नोट बनाओगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, तो तुम्हारे ये जो क्या बोलते हैं, ये जो पढ़ाई का जो मोमेंटम है ये गिरेगा, ठीक है। और ये साथ साथ गिरता चला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि शुरू में थोड़ा बहुत ऐसा चैप्टर हो सकता है आए जो तुमको पता हो सकता है थोड़ा सा टफ आने लगे, तो रोटेशन आ जाए, तो अब तुम्हारा सिलेबस क्या बोलते हैं, पाइल अप होना स्टार्ट हो जाए, बैकलॉग पाइल अप स्टार्ट हो जाए, हो सकता है स्कोर कम आ जाए। तो धीरे धीरे जो होता है मोमेंटम गिरता है। एक पॉइंट आता है प्रिपरेशन में, जब तुम पढ़ाई ही छोड़ देते हो सकता है बहुत बच्चा पढ़ाई छोड़ दे, हो सकता है पढ़ाई करे तो बहुत कम करे, हो सकता है टेस्ट छोड़ दे, टेस्ट नहीं देने लगे, ठीक है। तो पढ़ाई जो होता है ना वो गिरते लगता है। फिर तुमको रियलाइज़ होता है कि अब तो मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, इतना टाइम तो हम वेस्ट कर दिए, तो हम पढ़ाई को, एग्ज़ाम मेरा यहाँ है तो हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ये देता है, थोड़ा सा मोमेंटम देता है। अब जैसे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आने लगता है, बच्चा पढ़ाई बढ़ाने लगता है और इतना मोमेंटम अनलॉक कर लेता है। उसको तो पहले लगता था हम इतना ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो इतना पढ़ने लगता है। और एग्ज़ाम के दिन तुम देखोगे, एक एक दिन के अंदर पूरा 22 चैप्टर बायो का रिवाइज़ कर लेता है। अपना मतलब ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करता है, एकदम ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर लेता है, ठीक है। अब एकदम इतना ज़्यादा पढ़ाई करता है कि पूरा एग्ज़ाम के दिन में एकदम फटाक याद हो रहा, फटाक पूरा उसको रिवीजन हो जा रहा, सब कुछ कर ले रहा है, ठीक है। ये वाला जो फेज़ है ये थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है, जिसके अंदर बच्चा अपना पूरा हेल्थ को इग्नोर करके, सब कुछ करके एकदम पढ़ाई को, हम वैसा बच्चा के बारे में बता रहे हैं जो बच्चा सच में सिलेक्शन चाहता है, ठीक है। तो ये वाला फेज़ थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, मतलब अनहेल्दी हो जाता है, तो इसको हम नहीं जोड़ते। अगर यहाँ तक का भी अगर तुम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल में पढ़ाई करते हो ना, मैक्सिमम प्रैक्टिकल पोटेंशियल पे, तो तुम्हारा ये जो पोटेंशियल होता है, ये मतलब अगर तुम शुरू से अगर ऐसा करते, पूरा ऐसा वाला किस्म का, चलो ठीक है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अगर ये वाला पोटेंशियल पे तुम पढ़ाई करते ना, तो तुम समझो कि तुम्हारा मतलब कितना ज़्यादा चीज़ कवर होता है ये पोटेंशियल पे, ये वाला पोटेंशियल पे। अगर तुम पिकअप एट स्टार्ट, यानी ऐसा पिकअप तुम शुरू ही से पकड़ लेते, तो तुम समझो कि तुम्हारा कितना अच्छा पढ़ाई हो जाता है, कितना अच्छा चीज़ कवर हो जाता है। तो अब ये देखो कि मई से लेके अप्रैल तक में जो टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम होता है, इसमें हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, हम यहाँ पर सिलेबस ख़त्म करेंगे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम तो यहाँ पर है। लेकिन तुम ऐसा मत सोचो यार, ये नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। आपको सोचना है कैसा कि हम यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, हम यहाँ तक में अपना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, मेरा एग्ज़ाम यहीं पर है समझो, ठीक है। बाकी में अपने रिविजन और टेस्ट चलेगा, लेकिन तुम सोचना कि यहाँ पर जो है सिलेबस कंप्लीशन जो है हमको अपना इसी ड्यूरेशन में ख़त्म करना है, ज़्यादा उसको एलंगेट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ तक का टारगेट रखोगे ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑलरेडी यहाँ तक तुम्हारा टन आ जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है और सिलेक्शन को टैकल करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हम बता दिए हैं। मतलब एड्रेनलिन मैनिपुलेशन क्या हुआ कि तुम्हारे यहाँ पर एड्रेनलिन रश आ जाता है, तुम फटाक एकदम ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो, ठीक है ना। तुम मैनिपुलेट करो अपने आप को कि ऐसा ही तुम स्टार्टिंग में पढ़ाई कर लो। तो ये चीज़ समझ में आएगी। अब एक बोनस पॉइंट है कि तुम ये वाला चीज़ को ना क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल होगा मेरा, उसको फॉलो कर लेना, ताकि हम तुमको बहुत सारा एडवाइसेस दे पाए, हम तुमको पर्सनली गाइड कर पाए सारा चीज़, ठीक है। तो तुमको टेलीग्राम पे जाना है और ये वाला चीज़ लिखना, अर्जेंटम अकेडमी लिखना, ठीक है। देख लेना कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा किस्म का डीपी है। और अगर नहीं करना तो ये वाला स्कैनर चुपचाप से स्कैन कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना, स्टडी मटेरियल भी डालते रहेंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से समराइज़ छोड़ो नहीं करते, तुम खुद ही अपना ये PDF जो हम डाल देंगे टेलीग्राम पे ये वाला,
तुम वहाँ से समझ जाना है इसको देख के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सब्सक्राइब और लाइक और फलाना ढिकाना जो भी होता है वो करते रहना, ठीक है। समझ में आ गया, चलो।